रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। एक था राजा, एक रानी, ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां हैं हमारे पास, और कुछ शायद प्यारी नहीं है लेकिन मन को बहुत छूती है। तो इस कहानियों का सफर, बल्कि कई कहानियों का ये शहर बहुत प्यारा है, और इसीलिए शायद आप आ रहे हैं यहाँ पर। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुनाव अगर बुरा ना लगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवनीता गांगुली, और ये शेर तो था कैसर जाफरी साहब का, लेकिन मन के उद्गार मेरे थे। तो आप ही से एक शाम चलाना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग व्यस्त हैं, IPL चल रहा है, बहुत सारे गेस्ट आए हैं, उसी बीच में आप आए हैं, तो आपसे एक शाम चलाना चाहते हैं। और चुनाव क्या करेंगे, उसे और भी हसीन बना देंगे, उसको और खूबसूरत बना देंगे। कभी मीठी, कभी नमकीन बना देंगे, कभी खुशनुमा, कभी गमगीन बना देंगे, कभी शरारती, कभी शालीन बना देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हर सूरत में इसे बहुत हसीन बना देंगे। तो आज से एक शाम चलाकर आप ही के नाम करने का नाम है ये नाट्योत्सव, जिसका नाम है 17 दिन 50 कहानियां। स्वागत है आप सबका। 17 दिन 50 कहानियां। अब आपको पता ही है कि मंच पृथ्वी नाट्य समिति के सौजन्य से 17 दिन 50 कहानियों का ये प्रयोग हो रहा है। और मेरे ऑफिस में जब मैंने कहा तो बहुत सारे लोगों को इसमें काफी रुचि थी, और उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि आप लोग क्या एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ कर रहे हैं, क्या रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ऐसा कुछ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। तो कुछ लोग बोले नहीं ये सब हो चुका होगा। तो ऐसा कभी कभी होता है कि घर की मुर्गी जो है वो दाल बराबर होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पहली पहल है। 17 दिन 50 कहानियां, जोरदार तालियां। और हम परम सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कहानियां हैं 50 की 50 कहानियां, इनको लिखने वाली लेखिकाएं फीमेल राइटर्स हैं, और उनमें से कई लोग आज हमारे बीच में मौजूद हैं। तो उनके लिए मैं चाहूंगी कि आप जोरदार तालियां दें। बहुत ही जोरदार नहीं, जबरदस्ती तालियां। तो बिना किसी विलंब के मेरा ख्याल है कि कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाना चाहिए, और किसी भी आदमी को शुभ बनाने के लिए आपको पता ही है कि हमें परम शक्ति का आह्वान करना चाहिए, परम ज्योति का आह्वान करना चाहिए, और इसके लिए हम मंच पर दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया, इस प्रथा को जारी रखते हुए यहीं पर बैठे हुए जो दिग्गज लेखिकाएं हैं, जो उन्हीं में से मैं कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति नारायण जी को। इनका सहयोग हमारे साथ, मैं जोगी भी प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति नारायण को ससम्मान मंच पर ले आए। और जब तक कीर्ति नारायण जी मंच पर जाते हैं, उनके कदमों की भाप और आपकी तालियों की गूंज एक साथ चली जाएगी। साथ ही साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मंजू शुक्ला जी को, डॉक्टर अनिता दुबे जी को, और ज्योत्सना सिंह जी को। कृपया मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया को पूरी करें। देखिए, मैंने सुना है कि जब हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है ना, तो सही सच का सामना हम करते हैं। लेकिन एक बात सोचिए कि जब हमारी आंखें बंद हैं, आंखों के सामने अंधेरा है, तो हम सच को देख कैसे पाते हैं? सोचा है आपने कभी? क्योंकि सच्चाई ये है कि जो सच है वो सत्यम शिवम सुंदरम है, और उसे देखने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए एक अलौकिक प्रकाश, एक अलौकिक ज्योति
उससे हम रूबरू होते हैं। वही अलौकिक ज्योति है, परब्रह्म या अल्लाह। आज हम उसी का आह्वान करते हैं। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनम, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनम, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन लेखिकाओं का यहाँ मंच पे आना इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि इनकी लेखनी की ज्योति, उसी से ये मंच प्रकाशित होने वाला है बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जब लाइट सारी बंद हो जाती हैं तो उस समय ये हम चाहते हैं कि ध्यान से हम सिर्फ मंच की तरफ देखें और कोई जिसे कहते हैं डिस्टर्बेंस ना। तो आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारे मंच की समिति की तरफ से ही कुछ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। उनका काम है कि इन खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद कर लें। अब ऐसा करने के लिए थोड़ी बहुत आवाजें, थोड़ी बहुत लाइटें आपको शायद झेलनी पड़े, इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा आप हो सके तो कोशिश करिए कि हमें क्षमा करें। ये चीजें थोड़ी बहुत हो सकती है। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि आप में से बहुत सारे लोग जिनके घर वाले यहाँ पर नहीं आए हैं, हो सकता है आप भी चाहें कि उन लम्हों को वापस आप देख सकें। तो इसके लिए ये कैमरे में कैद होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का जमाना है, आपको पता ही है। तो ऐसे जरूरी है कि ये सारी चीजें जो है कैमरे में कैद हो जाए। तो चलते हैं बिना रुके। हमारी आज की पहली प्रस्तुति जो है वो है दस्ताने। ये कहानी का नाम है दस्ताने। लेखिका है डॉक्टर मंजू शुक्ला। और मंजू शुक्ला जी के बारे में मैं बहुत कुछ बताऊंगी, लेकिन कुछ देर हाँ, दस्ताने से मुझे कुछ याद आ रहा है अपने ही बारे में। 2 महीने पहले शायद मैं मसूरी गई थी अपने दोस्तों के साथ। अब मसूरी, ऐसा आपको पता ही है कि फरवरी का महीना मसूरी में बहुत ठंडक होती है। इतनी ठंडक कि मसूरी में जाकर मसूड़े तक सूझ गए थे। तो अब आगे क्या हुआ कि मेरे दोस्तों ने कहा चलो धनौल्टी चलते हैं। धनौल्टी मैं बता दूं, आप लोग में से कई लोग जा भी चुके होंगे कि मसूरी से थोड़ी और ऊंचाई पर है। तो जाहिर सी बात है ठंडक वहाँ और भी ज्यादा होगी। और उस पर तुर्रा ये कि हमने सोचा हम स्कूटी लेके जाएंगे। अब स्कूटी लेकर जाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि हम जो है यूपी वाले, अब यूपी वाले जो ट्रैफिक के नियमों का ऐसा पालन करते हैं कि हमारे क्या होता है, लहरिया लखनवी कट या करली कानपुरिया कट, ऐसा कट मारते हैं। लेकिन पहाड़ों में आप ठीक कर नहीं पाएंगे। पहाड़ में बता देते हैं कि लखनऊ भी बहुत छोटे हो, तो उस छोटेपन का एहसास होता है। हम समझ कर चलाते हैं स्कूटी को। बहरहाल हम चले धनौल्टी की ओर, तो ठंडक बढ़ती गई। और जब ठंडक बढ़ती गई तो हमें बीच में रोका। हमने और भी जैकेट वैकेट डाले, लेकिन हमारे दोस्तों ने हमें ये कहा कि देखिए आप दस्ताने मत पहनिएगा हाथ में। अगर आपने पहाड़ों में स्कूटी ड्राइव की है तो आपने देखा होगा कि दोनों हाथों में ब्रेक्स जो है वो लगते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप दस्ताने या ग्लव्स पहनेंगे तो स्कूटी पर नियंत्रण आप खो सकते हैं। तो सब मुझे मानना पड़ा। और जब तक मैं धनौल्टी की तरफ पहुंची, हाँ जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। जो मैं धनौल्टी में जब पहुंची तो मुझे अपने हाथ में इंद्रधनुष, गुलाब जामुन और मकर जाम तीनों दिख गए। वजह ये है कि रंग जो है हथेलियों का मेरा वो लाल, नीला, बैंगनी सब कुछ हो चुका था। और वो सूझ इस तरह गई थी कि जैसे स्पंज वाला रसगुल्ला या गुलाब जामुन। और उसमें सिकुड़न जो थी वो ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था हथेली की लकीरें दूसरी तरफ आ गई हो करके। समझ रहे हैं? तो खैर मैं तो दस्ताने पहन नहीं पाई, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जो मेरे दस्तानों की दास्तान है उससे ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा प्यारी दास्तान है ये दस्ताने जो लिखा है डॉक्टर मंजू शुक्ला ने, और जिसे लेकर आ रही है बहुत ही प्यारी सी मिनी दीक्षित।
हैं तो कहानी सुन लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मिनी दीक्षित, कहानी दस्ताने, लेखिका डॉक्टर मंजू शुक्ला। सुनाऊं? चलिए, पर थोड़ा बैठने का भी प्रबंध कर लिया जाए ताकि आप लोगों को सुनने में मजा आए और मुझे सुनाने में। अरे हाँ, तो हुआ ये कि बुआ जी की विदाई की तैयारियों के बीच ही श्वेता दीदी का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया। दीदी कुछ ही नंबरों से रह गई थी। मैंने पिताजी को इतना निराश कभी नहीं देखा था। उन्हें अपनी धीर गंभीर बेटी से बड़ी उम्मीदें थी। दीदी ने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया था, पर एक मैं ही थी जो उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें दोबारा प्रयत्न करने को कह रही थी। पर शायद उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। माँ पिताजी भी चुप थे, इसलिए दीदी ने साइंस छोड़ करके बीए में एडमिशन ले लिया। पर उनकी मेहनत रंग लाई। दीदी ने स्नातक परीक्षा में टॉप किया। उनका आत्मविश्वास लौट रहा था। पिताजी उन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, पर शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। मुझे याद है उस दिन पिताजी का मंगलवार का व्रत था। वो ऑफिस का काम खत्म करके सीधा हनुमान मंदिर गए थे और वहीं गश खाकर गिर पड़े। पंडित जी ने साथ के लोगों से घर खबर पहुंचवाई, पर माँ नहीं थी घर पे, इसलिए मैं और दीदी ही पिताजी को अस्पताल लेकर के गए। वो 1 हफ्ते तक आईसीयू में एडमिट रहे। घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल थी, इसलिए माँ का दवा के बड़े स्टोर में काम करना अब एक अनिवार्यता थी। कलेक्टर बनने का सपना देखने वाली श्वेता दीदी के मन में क्या चल रहा था ये तो मैं नहीं जानती, मगर हाँ, बुआ जी और दादी का परपंच मुझे क्रोधित कर देता था। अब उन दोनों के सर पर दीदी की शादी का भूत सवार हो गया था। अब इसे दीदी का दुर्भाग्य ही समझिए कि बुआ जी के देवर की शादी में उनके भावी ससुराल वालों ने दीदी को देख लिया। अपने स्वभाव के अनुरूप दीदी विनम्रता की मूर्ति बनी पूरी पंगत को जमा रही थी। गुलाबी शरारे में उनकी खूबसूरती और निखर के आ रही थी। अगले ही दिन बुआ जी का फोन आया। बोली कि शहर के नामी गिनामी स्वर्ण व्यवसायी के इकलौते बेटे के लिए उनके भरे पूरे परिवार को श्वेता दीदी जैसी सुंदर गौ छाप बहू ही तो चाहिए। उन दिनों पिताजी भी अपनी तबीयत के कारण हमारे भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते थे। माँ ने अवश्य ही दीदी के आगे की पढ़ाई की बात करी, तो मैंने भी उनका सहारा पा करके बोल दिया कि दीदी को तो अभी कोचिंग ज्वाइन करनी है, उनको तो कलेक्टर बनना है। तो बुआ जी ने ताना मारा, तू अपनी पढ़ाई देख, श्वेता को तो जो बनना था वो बनने जा रही है, बड़े भाग्य से मिलता है ऐसा घर। उन दिनों दीदी की चुप्पी और माँ की कश्मकश देखी नहीं जाती थी। मुझे याद है दीदी की सगाई का वो दिन। उनका बुझा हुआ चेहरा टूटे सपनों की कहानी कह रहा था। मेरा मन विद्रोह कर उठा। मैंने दीदी का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुम मना क्यों नहीं कर देती हो इस शादी से? तुम्हें तो कलेक्टर बनना है, आगे बढ़ना है। तुम कहो तो मैं बात करूं पिताजी से। पर दीदी ने मुझे चुप करा दिया। बोली, ऐसी कोई बात नहीं है शुभ्रा, और फिर घर से बिछड़ने का दुख और दर्द तो सभी को होता है। जिस तरह की हमारी परिस्थिति है उसमें यही ठीक है, फिर पिताजी का बोझ भी कुछ कम हो जाएगा। दीदी की सगाई में उनके मंगेतर अश्विन जी खुद तो डिजाइनर परिधान में थे ही। उनके घर से आई हुई युवतियों को भी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी फैशन परेड में आई हो। फोटोग्राफर्स की पूरी फौज दीदी से तरह तरह के पोजेस करवा रही थी। और अश्विन जी की मित्र मंडली, ओहो, वो तो दीदी के साथ डांस करने पर उतारू हो चुकी थी। दीदी पसीने पसीने हुए जा रही थी। तभी पिताजी की आवाज ने सबको चौंका दिया, बस श्वेता बेटी अब थक गई है, रहने दीजिए, आइए खाना लग गया है। बुआ जी का तो मुंह ही उतर गया था। संभवतः अश्विन जी के परिवार वालों को भी बुरा लगा था, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। अगले दिन पूरा परिवार गुनगुनी धूप में बैठा था। बुआ जी दीदी के भावी ससुराल वालों की अमीरी के गुणगान में व्यस्त थी कि तभी अश्विन जी का फोन आ गया और बुआ जी ने लपक कर उठा लिया। मुझे याद है वो श्वेता दीदी से बात करना चाहते थे।
पर दीदी ने संकोचवश मना कर दिया। बुआ जी तो बुआ जी ठहरी, उन्होंने बड़ी सहजता से श्वेता दीदी का नंबर अश्विन जी को दे दिया और फिर इतराते हुए माँ से बोली, देखा भाभी, मैं ना कहती थी कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। अभी सगाई को 24 घंटे नहीं बीते और श्वेता के लिए फोन आने लगे। माँ ने दबी सी आवाज में उनसे पूछा कि दीदी, अभी तो शादी में कई दिन पड़े हैं, ये मिलना मिलाना ठीक रहेगा क्या? तो बुआ जी चटक कर बोली, अब भाभी को कौन समझाए भाई, यही तो टाइम है मिलने मिलाने का, और फिर लड़का लड़की मिलेंगे नहीं तो जिंदगी भर साथ कैसे निभाएंगे? और श्वेता क्या दूसरे लड़कों के साथ पढ़ती नहीं है कॉलेज में? माँ चुप रह गई। दादी ने भी उन्हीं का साथ दिया। उसके बाद से श्वेता दीदी गुमसुम सी रहने लगी। वो चुपचाप संगीत कक्षा के लिए जाती और घर आकर के रियाज करती। कुछ 1-2 दिन बाद अश्विन जी का फोन आया दीदी के पास। दीदी दबी आवाज में उनसे काफी देर बात करती रही, फिर अचानक उठी और तेज कदमों से अंदर वाले कमरे में जाकर के बैठ गई। मेरी तो हिम्मत दीदी से कुछ भी पूछने की नहीं थी, पर रहा भी कहाँ जा रहा था। फिर मैं चुपचाप कमरे में गई तो ऐसा लगा जैसे दीदी रो रही है। मैंने उनसे पूछा, दीदी क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? तब उन्होंने मुझे बताया कि अश्विन जी फिल्म देखने की जिद कर रहे थे। दीदी ने कहा कि तुझे भी साथ ले चलते हैं, तो अश्विन जी ने फोन ही काट दिया। 2 दिन बाद बुआ जी फिर पधारी। माँ पर एहसान जताते हुए बोली, श्वेता के ससुराल वाले खफा थे, पर मैंने सब संभाल लिया है। शनिवार को अश्विन आएगा श्वेता को ले जाने, उससे कह देना कि ढंग से बात करे। बुआ जी के ही कहने पर दीदी का श्रृंगार ब्यूटिशियन से करवाया गया। उस दिन मुझे लगा कि अश्विन जी यूं ही नहीं मर मिटे दीदी पर। नीले शिफॉन की साड़ी में दीदी किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। और अश्विन जी भी किसी हीरो की तरह अकेले ही खुली जीप में आए। दीदी पर से तो उनकी नजरें ही नहीं हट रही थी। दीदी की ओर देखा और बोला, लुकिंग ब्यूटीफुल, मगर साड़ी पर हील्स पहननी चाहिए थी। फिर उन्होंने दीदी को अपने साथ बिठाया और फर्राटे से निकल गए जैसे किसी और से कोई मतलब ना हो। अश्विन के इस व्यवहार से मेरा मन कुछ घबरा रहा था। अभी दीदी को गए हुए मुश्किल से 1 घंटा हुआ होगा कि माँ के पास दीदी का फोन आ गया। उन्होंने बताया कि वो किसी 5 स्टार होटल से बात कर रही है। माँ कोई उत्तर देती इसके पहले ही पिताजी आ गए कमरे में। वो कुछ आक्रोश से दीदी की वापसी के बारे में पूछने लगे, तो माँ ने बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया। अब तक बुआ जी सबको दिलासा देने में लग गई थी कि अरे श्वेता तो अश्विन के साथ गई है, कुछ नहीं होगा। तभी वो हुआ जिसने दीदी को क्या पूरे परिवार को झंझोर कर रख दिया। अभी पिताजी अपने कमरे में गए ही थे। माँ चिंतित सी बरामदे में टहल रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी और लगातार बजती रही जैसे कोई परेशानी में हो। माँ ने दरवाजा खोला तो वो हतप्रभ थी। अरे श्वेता, तुम? इतना सुना और मैं दौड़कर बाहर आई तो देखा दीदी माँ की बाहों में अचेत हो चुकी थी। उनको बरामदे के सोफे पर लिटा दिया गया। दीदी कुछ बड़बड़ा रही थी, मुझे विदा मत करो, मुझे घर से मत निकालो, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे विदा मत करो। मैंने बोला भी मम्मी को कि डॉक्टर को बुला दो, दीदी की हालत खराब लग रही है, पर बुआ जी ने मुझे चुप करा दिया ये कहकर के कि लड़की घबराहट में बड़बड़ा रही है। तभी पिताजी आ गए। मैंने उनको इतना क्रोधित कभी नहीं देखा था। उन्होंने दीदी की ओर देखा और बोले, अरे फौरन डॉक्टर सहाय को फोन करो, यहाँ लड़की मरी जा रही है और इन लोगों को लोग लाज की पड़ी है। दादी ने समझाने की चेष्टा की तो पापा ने उनको भी डांट दिया, अरे माँ तुम क्या जानो आजकल के अमीर लड़कों के रहन सहन। और फिर मुझ पर मेरी बेटियां भारू नहीं है। मेरी आंखें भर आई थी। उस रात ना तो मेरी आंखों में नींद थी और ना ही दीदी से कुछ भी पूछने की हिम्मत। देर रात जब मेरी आंख खुली तो देखा दीदी मेरे कमरे में नहीं है। मैं उठ के बाहर गई तो देखा दीदी बाहर वाले कमरे में तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। मैं चुपचाप जाकर दीदी के पास बैठ गई। उन्होंने मुझे बाहों में कस लिया और बोली, तुझे क्या लगता है छोटी, मुझे मम्मी पापा की चिंता नहीं है, पर मैं क्या करूं, कहां तक समझौता करूं?
अश्विन की सोच और हमारे संस्कारों में ही अंतर है। तुझे पता है छोटी, तुझे पता है कल कोई भी खरीदारी या फिल्म देखने का प्लान नहीं था, बल्कि अश्विन की मित्र मंडली देर रात तक पार्टी के मूड में थी। मैंने तो अभी तक घर पे ये भी नहीं बताया है कि अश्विन लगातार पीते हैं। मुझे तो अश्विन की नियत में ही खोट लगा, वरना वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते। मैंने सोच लिया है, अब चाहे बुआ जी और दादी मुझे घर से ही क्यों ना निकाल दे, मैं उस घर में शादी नहीं करूंगी। मैं क्या कोई सुंदर गुड़िया या इस्तेमाल की चीज हूं क्या? सुबह होने को थी। न जाने क्यों दीदी के साथ साथ मैं भी बहुत हल्का महसूस कर रही थी, जैसे कोई दुस्वप्न हो जो गुजर गया हो। भाई नामी गिनामी स्वर्ण व्यवसायी के इकलौते बेटे की शादी टूट जाने की खबर जोर शोर से फैलने लगी, पर यह समस्या का अंत नहीं, प्रारंभ था। अरे इतने बड़े हमेशा पेज 3 पे रहने वाले परिवार के लिए ये घटना किसी सदमे से कम नहीं थी। इसलिए दीदी के चरित्र को लेकर तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। बात इस कदर बिगड़ गई कि माँ को कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के गांव जाना पड़ा और हम सभी को घर को ताला लगाकर मामा जी के पास ग्वालियर आना पड़ा। आज 2 साल बाद फिर से दीदी के हाथों में मेहंदी सज रही है। मैंने आंगन की ओर झांक कर देखा तो गहनों से लदी हुई बुआ जी ढोलक पे थापे दे रही थी और रेशमी साड़ी में लिपटी हुई दादी माँ महाराजन को कचौड़ियों का आटा मलने का गुड़ समझा रही थी। सब कुछ कितना सामान्य था, उल्लास से भरपूर, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। पर मुझे वो बीते दिन याद आ रहे थे। हम लोग कुछ दिन ग्वालियर में रहने के बाद घर वापस लौटने की तैयारी में थे कि तभी पिताजी के पास धमकी भरे फोन आने लगे। एक दिन बुआ जी का फोन आया। वो घबराई हुई सी थी और मम्मी से कह रही थी कि किसी भी तरह समझा बुझाकर श्वेता को शादी के लिए राजी कर लो। पर इस बार मम्मी ने भी मना कर दिया। भाई उस घर में अब शादी कराने का मतलब था जानबूझकर बेटी को कुएं में ढकेलना। सभी समझ रहे थे कि इन परिस्थितियों में दीदी का अन्यत्र विवाह एक समस्या थी। तभी एडवोकेट मामा जी के साथी वकील द्वारा अश्विन पर दुर्व्यवहार का मुकदमा ठोक दिया गया। बस कुछ दिनों बाद हम सभी अपने घर वापस लौट आए। दीदी ने वापस से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। वो अवसाद से उभर रही थी, पर यह निश्चिंतता कुछ ही दिनों के लिए थी। अश्विन के भेजे गुंडे लगातार हमारा पीछा करते। छीटाकशी, धमकियां देना, धक्का मुक्की, ये सब तो जैसे रोज की बात हो गई थी। पिताजी को अनाम फोन आने लगे थे। माँ की नौकरी का सवाल था, पर इस बार पिताजी इस तरह से हार नहीं मानना चाहते थे। इसलिए इस बार दीदी अकेले ही मामा जी के साथ ग्वालियर के लिए विदा हुई। उन दिनों मुझे मेरा कमरा काटने को दौड़ता था। दीदी की पसंदीदा किताबें, उनका तानपुरा, सब कुछ मुझे दीदी की याद दिलाता था। कितनी प्रतिभावान है मेरी दीदी, पर समय साथ नहीं था। पर समय बदलता भी तो है। ग्वालियर जाने के बाद दीदी ने खुद को संगीत आराधना में डुबो दिया और आज बीएड कर रही हैं। मैं दीदी के लिए कितनी खुश हूँ, जैसे कोई लंबी जंग हो जो दीदी ने जीत ली हो। पिताजी की तबीयत भी अब ठीक है। ये सब कुछ मुमकिन ना हो पाता यदि उनको माधव जी का साथ ना मिला होता। हुआ ये कि ग्वालियर जाने के बाद दीदी ने पास के ही एक संगीत महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया। वो साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तानपुरा पर संगत देने भी जाने लगी थी। जो मामा जी है ना हमारे, उनको बचपन से ही संगीत का बड़ा शौक था, जो कभी परवान न चढ़ सका। इसलिए उनका पूरा सहयोग मिला दीदी को। तो इन्हीं की प्रोत्साहन से दीदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाना शुरू किया था। उनका मन भी बदल जाता। तो अब जो ये माधव जी हैं, ये इसी महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर है। भाई सांस्कृतिक संगीत में माधव जी एक जाना पहचाना नाम है। दीदी उनके साथ भी तानपुरा पर संगत देने जाया करती थी। शायद यही सब सोचते समझते मामा जी ने माधव जी को उनके परिवार समेत होली मिलन पर चाय के लिए आमंत्रित किया होगा। हाँ, मम्मी पापा भी घर आए हुए थे ग्वालियर में।
पूरे घर में उल्लास का वातावरण था। माँ और भाभी दोनों पूरे मनोयोग से पकवान बनाने में व्यस्त थे। वो दोनों हतप्रभ थे कि आखिर एक चाय के आयोजन पर इतना प्रारंभ। अरे भाई, ये ऐसे कैसे हो सकता है? पर माधव जी को देखकर मैं सब समझ गई थी। माधव जी अपनी माता जी और छोटी बहन के साथ आए थे। दीदी का संकोच उन्हें और भी सुंदर बना रहा था। वही माधव जी के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो सदैव बनी रहती। उसको देखकर मेरे मन में विचार आया कि भगवान किसी को इतना सुदर्शन कैसे बना सकता है। तभी दीदी सबको चाय देने लगी और माधव जी की छोटी बहन बोल पड़ी, ये इतनी ठंड तो है नहीं, आप क्या हमेशा दस्ताने पहने रहती हैं? माँ कुछ बोलना चाहती थी, पर तभी माधव जी बोल पड़े, अरे भाई, तानपुरा बजाना कोई मजाक थोड़े ही है। नाजुक उंगलियां कट जाती हैं, खून तक आ जाता है। श्वेता जी, आप दस्ताने पहने रहा करिए। सभी लोग हंस पड़े। वातावरण सहज हो गया। फिर माँ माधव जी के माता जी के साथ बातों में मशगूल हो गई। तभी मामा जी ने कुछ कहकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूं। मामी जी ने इशारे से उनको रोकने की कोशिश करी। माँ और पिताजी उठकर दूसरे कमरे में चले गए, पर मामा जी ने तो जैसे कुछ ठान लिया था। उन्होंने खुद ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी सुंदर, कुशाग, सर्वगुण संपन्न श्वेता बेटी अपना शहर छोड़कर यहाँ ग्वालियर में है। अमीर और ऊंचे पहुंच वाले लोगों की गुंडागर्दी के कारण कमरे में सन्नाटा पसर गया। पर मेरे मन से जोर से आवाज आई कि मामा जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। किसी ने कोई प्रश्न भी नहीं किया। मामा जी ने खुद ही बात को आगे बढ़ाया और बोला, अश्विन, जिससे श्वेता की सगाई हुई थी, उसके भेजे गुंडों ने श्वेता पर तेजाब फेंका था। वो तो ईश्वर की कृपा रही कि श्वेता बेटी ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया था, पर तेजाब की छींटों से उसके हाथ जल गए। कुछ छींटे गर्दन पे भी हैं जिन्हें वो बालों से ढक लेती है। इतना कहे मामा जी चुप हो गए, जैसे मन से कोई बोझ उतर गया हो। माधव जी की माता जी ने चाय अधूरी छोड़कर जाने की जल्दी करी। उन्होंने औपचारिकतावश कहा, भाभी जी को बुला देते तो, थोड़ा देर हो रही है। ये वही माता जी थी जो अभी कुछ देर पहले श्वेता दीदी को अपने बगल में बिठा के उनकी सौंदर्यता पे निछावर हो रही थी। पर माधव जी के चेहरे पर आई हुई तरलता किसी से छुपी नहीं थी। उन्होंने अपनी माँ को टोकते हुए कहा, चलते हैं माँ, जल्दी क्या है, अभी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में चर्चा होनी बाकी है। सभी हादसों से यूं ही गुजर जाने वाले मामा जी इस पल द्रवित हो उठे थे। उन्होंने भर्राए हुए कंठ से आवाज लगाई, दीदी, ओ दीदी, जीजा जी आओ भाई, माधव जी बुला रहे हैं। आज 2 साल बाद दीदी के दस्ताने रहित नाजुक हाथों पर एक बार फिर मेहंदी सजी है। कहाँ रह गई? जल्दी लाओ मिठाई। आई माँ, बस अभी आई। अरे कितना टाइम लगेगा? अब मम्मा स्टोर रूम में वो बस आई। ओफो, आप लोगों को कहानी सुनाने के चक्कर में मैं तो यही रह गई। दीदी की बारात भी आ गई होगी। अच्छा हाँ, दीदी की बारात में आप सभी लोग आमंत्रित हैं। बिना लड्डू खाए जाइएगा नहीं, ठीक है? और ये है मिनी दीक्षित जी। नाम इनका मिनी है लेकिन एक्टिंग के मामले में ये अल्ट्रा प्रो मैक्स। तालियां हो जाए। जैसे कि मैंने कहा कि 10 ताली, 10 नहीं बल्कि 100 ताली आपको दे सकती है दुनिया, लेकिन अगर आपका कोई जख्म है उस पर मरहम लगाने के लिए या उसको दस्ताने से ढकने के लिए कोई माधव जैसी की दरकार है। ये कहानी बता रही है। और धन्यवाद करना चाहूंगी
कहूंगी मैं न सिर्फ मिनी जी का बल्कि डॉक्टर मंजू शुक्ला जी का भी, क्योंकि उन्हीं की ये कहानियां हैं खास है। और बड़ी अच्छी बात है कि सिचुएशनशिप का ये दौर है, जिनसी आपको पता ही है, सिचुएशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, ये सब आजकल चलता है। और ऐसे में सच्चे प्यार की बात वो देखना एक बहुत खास बात थी। तो जरूरी हो जाता है, वैसे मैं बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी लंबी फहरिस्त है उनकी उपलब्धियों की कि मैं देखकर ही पढ़ूँ। जी, मैं बताना चाहूंगी डॉक्टर मंजू शुक्ला जी के बारे में। MA PhD मानव शास्त्र में और मंजूषा परिषद के अध्यक्ष साहित्य भूषण डॉक्टर मंजू शुक्ला। आप कनाडा, ब्रिटेन, मॉरिशस में आपका काव्य पाठ हो चुका है और शोध पत्र भी आप प्रस्तुत कर चुके हैं। और हिंदी साहित्य की सभी विधाओं जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, समालोचना की आपकी 28 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका सबसे बड़ा धन एक बाल उपन्यास है जो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित और वितरित है। साथ ही कहानी संग्रह एक दीप तुलसी चौरे पर, ये हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा पुरस्कृत है। मैं कहूंगी तो नहीं, ये उपन्यास उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महादेवी वर्मा पुरस्कार से सुशोभित है। लेकिन अभी हम आगे और दिखाते हैं। महिला साक्षरता एवं सशक्तिकरण निबंध संग्रह के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा आपको चयनित किया गया। सुबह का सपना और बेटू के मम्मी पापा, जो कि कोविड-19 पर बाल उपन्यास था। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये भी बाल उपन्यास है। चुप चुप जियो मेरे लाल, बाल स्वास्थ्य पर निबंध संग्रह। बेटी पढ़ाओ समाज बचाओ, बाल कहानी संग्रह। और एक और बाल कहानी संग्रह साहस। श्रम चिंतन पत्रिका भारत सरकार की जो पत्रिका है कि ये पूर्व प्रधान संपादक रह चुकी हैं। साथ ही पत्र पत्रिकाओं, दूरदर्शन और आकाशवाणी पर इनकी कविताएं, कहानियां और निबंध प्रकाशित और प्रसारित हो चुके हैं। और जहां तक सम्मानों की बात की जाए तो जिन सम्मान ने इन्हें ही सुशोभित किया है, सम्मान खुद सुशोभित हुए इनसे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें साहित्य भूषण से नवाजा गया है। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा महिलाओं एवं बच्चों में शिक्षा एवं दक्षता विकास हेतु सम्मानित हुई है। बचत निदेशालय, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित हो चुकी है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा साहित्य परिक्रमा सम्मान 2019 और 2020 में, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा साहित्य गौरव सम्मान, शब्द सत्ता द्वारा साहित्य सेवा श्री, अखिल भारतीय अगीत परिषद द्वारा अमृता प्रीतम सम्मान, श्रम साहित्य श्री सम्मान। साथ ही अखिल भारतीय साहित्य परिषद झांसी द्वारा कथा साहित्य सम्मान, साहित्य गंधा तथा साहित्य सम्मान, भारतीय मानव कल्याणकारी संस्था द्वारा शबरी सम्मान, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा ये सम्मानित हो चुकी हैं। और शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में ये एशिया की प्रमुख महिलाओं में से सम्मिलित हैं। श्रमिक विद्यापीठ कानपुर और लखनऊ में, पूर्व निदेशक जन शिक्षण संस्थान लखनऊ, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद अवध प्रांत, संरक्षक अखिल भारतीय साहित्य परिषद अवध प्रांत। और अगर आपको इनका नंबर चाहिए, मेरे पास नंबर भी है, लेकिन नहीं, मैं चाहूंगी आप इनसे जाकर ऑटोग्राफ मांगे। तो ये थी आज की कहानी, पहली कहानी।